आप सभी को मेरा शुभ प्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम बात करेंगे सेलों का संयोजन के बारे में। सेलों को आपस में जोड़ा क्यों जाता है और किस प्रकार जोड़ा जाता है उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास का टॉपिक है सेलों का संयोजन। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, सेलों को आपस में जोड़ा क्यों जाता है ये हम लोगों को जानना है। तो सेलों को आपस में इसलिए जोड़ते हैं जब किसी परिपथ में प्रबल धारा की आवश्यकता होती है। जब किसी परिपथ में प्रबल धारा की आवश्यकता होती है तब हम सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। और जब हम सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो विद्यार्थियों, सेलों का जो संयोजन प्राप्त होता है उसको अब हम सेल ना कहकर हम उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बैटरी कहते हैं। तो ये हम लोगों को पहले जानना है कि सेलों को आपस में क्यों जोड़ा जाता है। जब किसी परिपथ में प्रबल विद्युत धारा की आवश्यकता होती है तब हम सेलों को आपस में जोड़ते हैं। और सेलों का जो संयोजन है, सेलों को आपस में जोड़ने के बाद जो निकाय प्राप्त होता है उसको अब हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो सेलों का आपस में जोड़ने के पश्चात बैटरी शब्द का प्रयोग करना है जो निकाय प्राप्त होगा। अब बात आती है सेलों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। सेलों को आपस में कितने प्रकार से जोड़ा जाता है? तो सेलों को 3 प्रकार से जोड़ा जाता है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है सेलों का समांतर क्रम संयोजन और तीसरा है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों को आपस में 3 प्रकार से जोड़ा जाता है: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। आज के क्लास में हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सेलों को कब श्रेणी क्रम, कब समांतर क्रम और कब मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है, उसके लिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे दर्शाते हैं? पिछले क्लास में हमने पढ़ा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, जिसको हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, इसको दर्शाए थे कैपिटल R से। तो इन दोनों के मानों पर निर्भर करेगा कि हमें सेलों को कौन से क्रम में जोड़ना है और कब प्रबल धारा प्रवाहित होगी। तो इन मानों के आधार पर, इनके आधार पर हम सेलों को 3 प्रकार से जोड़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला टॉपिक होगा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज के क्लास का पहला टॉपिक है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज के क्लास में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे सेलों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, उसमें कुछ आवश्यक सूत्र होंगे उसका निगमन करेंगे और किस कंडीशन पे सेलों को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें प्रबल धारा प्राप्त होगी उसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सेल, पिछले क्लास में हमने देखा है कि सेल के 2 ध्रुव होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ध्रुव भी कहा जाता है, ध्रुव का नाम भी होता है, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो यहाँ पर ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ऐसे ही ये तीसरा सेल है। मान लो हमारे पास सेलों की संख्या नहीं पता है तो हम सेल जो लेंगे
उसकी संख्या को n मान लेंगे। कितना मान लेंगे? n। हमारे पास n सेल है। अब इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं उसको हम लोगों को पहले जानना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल का ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ा जाता है। ये 3 सेल को जोड़ दिया। यदि आगे और भी सेल हैं तो इसी क्रम में हम लोगों को क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को अगले सेल के धन सिरे से जोड़ते जाना है। अंत में पहले सेल के धन सिरे और अंतिम सेल के ऋण सिरे, अंतिम सेल का ऋण सिरा और पहले सेल का धन सिरा, इनके बीच बाह्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। बाह्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यह सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाना है मैंने अभी आप लोगों को बताया। चित्र बना करके उन शब्दों को 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को अगले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है। अंत में पहले सेल का धन सिरा और अंतिम सेल के ऋण सिरे के बीच एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यहां पर जो सेल जोड़े हैं, इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है और आंतरिक प्रतिरोध होता है। यहां पर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल हमने क्या मान लिया? E और आंतरिक प्रतिरोध हमने क्या मान लिया? R मान लिया। यहां पर लिखना पड़ेगा। माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E। विद्युत वाहक बल क्या है? पिछले वीडियो में हमने देखा है। तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पिछले वीडियो में हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया है। तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लिए? कैपिटल R मान लिए। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R। अब इसके बाद बाह्य प्रतिरोध R के साथ बैटरी को जोड़ा गया है। अब यहां पर बैटरी क्या है? बैटरी कहां से आया? तो जो सेलों का संयोजन है उस निकाय को अब हम क्या कहेंगे? इस पूरे निकाय को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो बैटरी के साथ एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा गया है। अब हम बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। तो यहां पर कितने सेल जोड़ा गया है? n सेल जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है। तो E प्लस E हर सेल का विद्युत वाहक बल जोड़ते जाएंगे। n सेल है तो कितनी बार जोड़ेंगे? n बार जोड़ेंगे तो बैटरी का विद्युत वाहक बल n इंटू E प्राप्त होगा। इसी क्रम में बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर भी प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना लिया गया है? R लिया गया है। तो R प्लस R और कुल कितने सेल हैं? n सेल हैं तो n बार जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
N इंटू R होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर दो प्रतिरोध हो गए। दो प्रतिरोध कौन सा? एक परिपथ में जुड़ा है बाह्य प्रतिरोध और दूसरा क्या जुड़ा है? दूसरा बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध R है और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना मिला है? N इंटू R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो गया? R प्लस N इंटू स्मॉल r। अब यदि परिपथ में प्रवाहित धारा, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम, इसी चैप्टर में हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V अपान आई, I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। यहां पर V के जगह पे है, V के जगह पे है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, और R की जगह पे क्या है? परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहां पर हमने I इज इक्वल टू लिख लिया परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। कहां से लिखा? ओम के नियम से I इज इक्वल टू V बाई R। यहां पर हमने निकाला है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल N इंटू E और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना निकाला है? R प्लस NR। तो इसमें हम रख देते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल N इंटू E अपान कुल प्रतिरोध R प्लस N इंटू स्मॉल r। तो ये हमें प्राप्त हो गया। परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र है। कौन सा फार्मूला प्राप्त हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र है, परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र है। अब यहां पर जो फार्मूला आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। कितना ले लिए? समीकरण नंबर 1। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा यहां प्राप्त हुआ है I इज इक्वल टू N इंटू ई अपान R प्लस N इंटू R। अब हमें यहां पर विभिन्न स्थितियां लेनी है। विभिन्न स्थितियां में जो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, दो चीजें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। तो यहां पर स्मॉल r डबल लेस देन कैपिटल R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम। तो यहां पर किसकी उपेक्षा करेंगे? स्मॉल r छोटा है तो स्मॉल r की क्या करेंगे? स्मॉल r की उपेक्षा करेंगे। स्मॉल r की उपेक्षा इसलिए करेंगे क्योंकि स्मॉल r बहुत छोटा है कैपिटल R से। स्मॉल r डबल लेस देन कैपिटल R। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हो जाएगा। यहां पर स्मॉल r ये छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये वाले टर्म को हम लोगों को इग्नोर करना है। ये प्राप्त हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं N इंटू ई बाई आर, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, इसको हम लिखेंगे N इंटू एक सेल से प्रवाहित धारा,
एक सेल से प्रवाहित धारा। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, उस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा की n गुनी होती है। परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा का क्या होता है? n गुना होता है। तो सिंपल सा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो रहा है? सेलों को आपस में जोड़ रहे हैं, उतना गुना क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। ऐसे ही अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। स्थिति, विशेष स्थिति में दूसरा कंडीशन है स्मॉल r डबल ग्रेटर देन कैपिटल R। अभी बोल रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है। कौन छोटा है? कैपिटल R बहुत छोटा है, बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है। तो कैपिटल R की उपेक्षा करेंगे, कैपिटल R की उपेक्षा से पुनः समीकरण नंबर 1, अभी हम लोगों को कैपिटल R को क्या करना है? इग्नोर करना है। समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या था? ये देख लो, समीकरण नंबर 1 आया है n इंटू ई बाई आर प्लस एन आर। इसको अभी हम लोगों को क्या करना है? इग्नोर कर देना है। तो n इंटू ई अपान क्या मिलेगा? एन आर। तो I इज इक्वल टू n इंटू ई बाई कैपिटल R को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? बटे एन आर। n और n कैंसल होगा, यहां पर मिलेगा E बाई आर, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। ये क्या हो जाएगा? एक सेल से प्रवाहित धारा, एक सेल से प्रवाहित धारा। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, उस स्थिति में सेलों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या प्राप्त होगा? एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगा। परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगा वो क्या होगा? एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगा। और इसके पहले कंडीशन में क्या आया है? पहले कंडीशन में आया है कि परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा की n गुनी होती है। और हम सेलों को आपस में जोड़ते क्यों हैं? सेलों को आपस में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान इंक्रीज हो। तो कौन से कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है? इस कंडीशन में ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? कौन से कंडीशन में? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या है? कम है, बहुत कम है। तब सेल में प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा की n गुनी है। इस कंडीशन में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभप्रद है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना तभी लाभप्रद होगा जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, या बाह्य प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो। तो ये हो गया विद्यार्थियों सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। यदि इसमें प्रश्न आएगा तो सेलों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है और सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र क्या होगा, उस सूत्र का निगमन करना है। I इज इक्वल टू एन इंटू ई अपान कैपिटल R प्लस एन इंटू आर का। साथ ही साथ उसमें पूछता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कब लाभप्रद होगा। तो उसके लिए क्या करना है? हमें दो कंडीशन लेना है, स्मॉल r डबल लेस देन कैपिटल R और स्मॉल r डबल ग्रेटर देन कैपिटल R। तो वो कंडीशन यदि हम रखते हैं तो किस कंडीशन में ज्यादा धारा प्रवाहित होता है? जिसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होगा
उस कंडीशन में जोड़ना क्या होगा विद्यार्थियों, सेलों को जोड़ना लाभप्रद होगा। तो ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा हम देखते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, तो यहां पर भी सेलों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है ये हम लोगों को देखना है। फिर परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र का निगमन करना है और साथ ही साथ वो दो कंडीशन जो लिए थे वो भी यहाँ पर हम लोगों को लेना है। तो सबसे पहले सेलों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। इसी क्रम में मान लो हमारे पास n सेल हैं। कितने सेल हैं, n सेल। सेलों की संख्या हम लोगों को नहीं दिया है तो इसलिए हम क्या मान लिए हैं, n सेल मान लिए हैं। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ दिए, बिंदु ए से जोड़ दिए। प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को किससे जोड़ दिए, एक बिंदु से जोड़ दिए। प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, कि मैंने जोड़ दिया दूसरा बिंदु बी से। और अंत में दोनों बिंदुओं के बीच एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे परिपथ में क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन कैसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसको हम लोगों को शब्दों में यहाँ पर 3 से 4 लाइन एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आप लोगों को अभी शब्दों में बताया। फिर से रिपीट कर देता हूं विद्यार्थियों। प्रत्येक सेल के धन सिरे को एक बिंदु से, प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर माना n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। माना n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो ये हमने चित्र में जो बनाया है और दर्शाया है उसको हमने यहाँ पर शब्दों में लिख लिया। अब हम धीरे धीरे परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो निगमन करने का तरीका वही है जो हम श्रेणी क्रम में किए हैं। तो जब हम सेलों को आपस में जोड़ लेते हैं तो सेलों का जो निकाय है या सेलों का जो संयोजन है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। हमने प्रतिरोधों का संयोजन भी इसी चैप्टर में पढ़ा है। जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वो उभयनिष्ठ होता है प्रत्येक के लाइन के विभवांतर के। तो यहाँ पर विभवांतर के रूप में विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, E होगा। तो यहाँ पर बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, बैटरी बोलने से सभी सेलों का संयोजन, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बिंदु ए और बी के बीच के विद्युत वाहक बल का क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच विद्युत वाहक बल E, वही विद्युत वाहक बल प्रत्येक लाइन का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ई n बार नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा,
ई। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम यहां पर लिखेंगे सेलों के साथ साथ, सेलों के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध, सेलों के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। सेलों के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब यहां पर चित्र में एक बार उसको देख के समझ भी लेते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध, सभी आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ साथ कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना परिपथ का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो तो, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? आर डैश हो तो। अब ध्यान देना, हमने प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा है। तो समांतर क्रम संयोजन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 का निगमन हमने किया है। तो 1/r, ये r तुल्य प्रतिरोध है, उसके जगह पे हमारे पास तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। फिर 1/r1, ये r है, दूसरा कितना है? 1/r, तीसरा भी r होगा 1/r। इसी क्रम में हमने कितना सेल लिया है? n सेल लिया है, तो कितने बार जोड़ना है? n बार जोड़ना है। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n बार जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/r डेज इज इक्वल टू n/r। कितना मिलेगा? n/r, n बार जोड़ेंगे 1/r को, तो फिर r डेज को ऊपर ले गए तो इधर r ऊपर n नीचे, r ऊपर n नीचे, तो यह आ जाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। यदि बाह्य प्रतिरोध r है, चित्र में दर्शाया भी है, परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध जुड़ा गया है वो क्या है? r हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहां पर भी कुल प्रतिरोध दो प्रकार का प्रतिरोध है, एक है बाह्य प्रतिरोध और दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, सबका हमने एक साथ तुल्य निकाल चुका है आंतरिक प्रतिरोध का, तो यहां पर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिखेंगे, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो ये आ जाएगा बाह्य प्रतिरोध R और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हमने क्या माना है? R डैश। साथ ही साथ यहां पर R प्लस R डैश का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है R/n। तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब हम परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I, परिपथ में प्रवाहित धारा I, इसका फार्मूला बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया है। कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कैलकुलेट हमने किया। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है? बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E है, तो यहां पर आ जाएगा E बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना लाए हैं? R प्लस R/n। इसको एक साथ लिखेंगे तो ये n इसके साथ तिर्यक गुणा होगा और ये n फिर इसके साथ ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू n इंटू ई अपॉन n कैपिटल R प्लस R। तो ये आ गया सेलों के समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र है। किसका सूत्र है? सेलों के समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम
संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र है। इस सूत्र को मैं समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूं। समीकरण नंबर 1, तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना कब लाभप्रद होगा, उसके लिए जो दो कंडीशन श्रेणी क्रम में लिए हैं वही दो कंडीशन यहां पर पे लेना है। पहला, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या नगण्य हो, स्मॉल आर डबल लेस देन कैपिटल आर। तो समीकरण नंबर 1 से किसकी उपेक्षा करेंगे? किसकी उपेक्षा करेंगे? जो छोटा है, छोटा कौन सा है? स्मॉल आर, इसकी उपेक्षा करेंगे। आर की उपेक्षा करने पर, समीकरण 1 में आर की उपेक्षा करने पर आर को छोड़ देंगे, ये आर को हम छोड़ेंगे, इसको स्मॉल आर को, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू ई, ऊपर में एन इंटू ई अपान एन इंटू कैपिटल आर, एन इंटू कैपिटल आर, एन एन कैंसल हो जाएगा, ई अपान क्या आ जाएगा? कैपिटल आर, और ई अपान आर ये क्या है? एक सेल से प्रवाहित धारा। जब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कब? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम है, तो उस कंडीशन में परिपथ में प्रवाहित धारा किसके बराबर होती है? एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर है। तो उससे कोई बेनिफिट हम लोगों को नहीं है, क्योंकि एक सेल से भी उतनी धारा प्रवाहित हो रही है और एन सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो भी उतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे बेनिफिट है क्या? कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी स्थिति इसके जस्ट अपोजिट, यदि स्मॉल आर डबल ग्रेटर देन कैपिटल आर हो तो किसकी उपेक्षा करेंगे? जो छोटा है, छोटा किसको लिए हैं? कैपिटल आर। कैपिटल आर की उपेक्षा से, कैपिटल आर की उपेक्षा से समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 में कैपिटल आर को छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा एन इंटू आर, तो बचेगा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई, ऊपर में है, बटे ये वाला बचेगा स्मॉल आर। इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ई बाई स्मॉल आर, एन इंटू ई बाई आर की जगह में हम लिख सकते हैं एक सेल से प्रवाहित धारा, एक सेल से प्रवाहित धारा। इस कंडीशन में परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी मिल रही है? एक सेल से प्रवाहित धारा का n गुना, एक सेल से प्रवाहित धारा का कितना गुना? n गुना मिल रहा है, अर्थात इस कंडीशन में परिपथ में ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है। कब? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो। तो अतः सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना तब लाभप्रद होगा, तब लाभप्रद होगा जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो। तो यहां पर हमने देखा सेलों का समांतर क्रम संयोजन कैसे जोड़ा जाता है, साथ ही साथ समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र क्या है उसका भी हमने निगमन किया, और ये भी देखा दो कंडीशन लेकर के कि कब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना लाभप्रद होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन देखेंगे।